हेलो गाइस, वेलकम टू मित्र ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत में सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ और भारत में सिविल सेवा कैसे आई और किस लिए आई और उनका मेन मोटिव क्या था इंडिया में सिविल सेवा लाने का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने भारत में तकरीबन 200 सालों तक राज किया, उनके लिए सिविल सर्वेंट की नियुक्ति कैसे होती थी। तो इनके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता था। जो कंपनी के डायरेक्टर होते थे उनके द्वारा इन्हें नॉमिनेट किया जाता था। नॉमिनेट किए जाने के बाद इन्हें हेलिब्री कॉलेज, यह है हेलिब्री कॉलेज जो कहाँ पर है, लंदन में है, यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती थी। ट्रेनिंग मिलने के बाद इन्हें भारत में भेजा जाता था एज ए सिविल सर्वेंट। ब्रिटिश राज के दौरान वॉरेन हेस्टिंग, ये है वॉरेन हेस्टिंग जो बहुत यहाँ पे उदास बैठे हैं, इनको गवर्नर बना के भेजा गया था। और कब आए थे ये? 1772 में। ठीक है, 1772 में आए थे और 1785 तक ये यहाँ पे गवर्नर के पद पे रहे थे। इन्होंने सिविल सेवा की नींव रखी। उसके बाद जब चार्ल्स कॉर्नवालिस 1786 में भारत में आए, इन्होंने सिविल सेवा में बहुत सारे सुधार किए, इसका आधुनिकरण किया और इसे युक्ति संगत बनाया। इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग को फादर ऑफ सिविल सर्विस नहीं कहा जाता। जो चार्ल्स कॉर्नवालिस थे उन्हें द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। और ये कब तक थे यहाँ पे भारत में? ये थे 1793 तक। 1793 तक भारत में थे। कौन थे? चार्ल्स कॉर्नवालिस। अब कॉर्नवालिस ने क्या किया कि इंडियन सिविल सर्विसेज को दो भागों में बांट दिया। पहले का नाम था कोवेनेटेड और दूसरे का नाम था अनकोवेनेटेड। जो कोवेनेटेड सर्विस थी वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए ओपन थी, सिर्फ यूरोपियंस की एंट्री उसके अंदर हो सकती थी। इसके अंदर गवर्नमेंट की सारी बड़ी से बड़ी पोस्ट थी, इसीलिए इसको भारत के लिए यानी इंडियंस के लिए बंद कर रखा था। उसके बाद सेकंड नंबर पे था अनकोऑर्डिनेटेड सर्विसेज। इसके अंदर भारत की एंट्री तो थी, लेकिन इसके अंदर जो रैंक थी वो क्या थी? बहुत ही लो थी। छोटे छोटे पद के जो जॉब थे वो ही मिल सकते थे सिर्फ इंडियन को। उसके बाद चार्टर एक्ट आया 1853 में, जिसके अंदर ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज की बात की गई। उसके अगले ही साल पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उसकी एक सेलेक्ट कमेटी थी। उसके अंदर जो मैकाले थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और उन्होंने बोला कि एक मेरिट बेस मॉडर्न सिविल सर्विसेज को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। कहाँ पे? इंडिया में। तो 1854 में एक जो हम इस समय मॉडर्न सिविल सर्विस देखते हैं उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1854 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा। उसके बाद इसमें बोला गया, रिपोर्ट में ऐसा बोला गया कि जो पैट्रोनेज सिस्टम था, पैट्रोनेज सिस्टम का मतलब क्या था कि जो भी अधिकारी थे किसी को भी नॉमिनेट कर देते थे, उसकी जगह पे इसको रिप्लेस करके एक मेरिट बेस्ड सिस्टम लेके आएंगे जिसके अंदर एंट्री होगी कंपटीशन एग्जामिनेशन से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से। उसके बाद सिविल सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया 1854 में ही। कहाँ पे? लंदन में। और एग्ज़ाम भी कंडक्ट होने लगे अगले ही साल से। और जितने भी एग्ज़ाम हो रहे थे वो कहाँ पे हो रहे थे? लंदन में ही हो रहे थे, भारत में नहीं हो रहे थे। इनकी जो मिनिमम एज थी वो 18 थी और जो मैक्सिमम एज थी वो थी 23। सिलेबस इस हिसाब से बनाया गया था कि यूरोपियन क्लासिक का वो सिलेबस था, यानी जो यूरोप के लोग थे उनके लिए उस सिलेबस को समझना बहुत ही ईजी था, लेकिन इंडियंस के लिए वो बहुत क्या था? डिफ़िकल्ट था। लेकिन फिर भी कुछ सालों बाद 1864 में भारत के सबसे पहले जो आईएएस बने थे उनका नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। तो सबसे पहले जो आईएएस थे उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1864 में बने थे। उसके 3 सालों बाद ही 4 और इंडियंस सिविल सर्विसेज में क्या हुए? सक्सेस हुए। उसके बाद 50 सालों तक बहुत से इंडियंस ने पेटिशंस दायर की, पेटिशन डाली कि जो आप एग्ज़ाम करा रहे हैं लंदन में
उसको इंडिया में ही कराया जाए। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जो इंडियंस की एंट्री एक बड़े कहाँ पर हो, एक बड़े पद पे हो। उसके बाद 28 दिसंबर 1855 को कांग्रेस की स्थापना हो गई और इन्होंने भी सरकार के ऊपर जोर दिया कि आप जितने भी एग्ज़ाम हैं सिविल सर्विसेज के उसको इंडिया में ही करवाएं। उसके बाद 1884 में एक दूसरी कमीशन बनाया गया, उसका नाम था एचिसन आयोग। इन्होंने बोला कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज है उनके हमने दो भाग कर रखे थे, कोऑर्डिनेटेड और अनकोऑर्डिनेटेड, इसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, यानी दोबारा से इसको बांटना पड़ेगा। इसको अब तीन भागों में बांटा गया। पहले का नाम था इम्पेरियल, दूसरे का नाम था प्रोविंशियल और तीसरे का नाम था सब ऑर्डिनेट, यानी शाही, प्रांतीय और अधीनस्थ। इन तीन भागों में बांटा गया। जो इंपीरियल सेवाएं थी उनकी भर्ती और नियंत्रण की जो अथॉरिटी थी वो इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी राज्य सचिव के पास थी। और ज़्यादातर इन भर्तियों में किसको लिया जा रहा था, ब्रिटिश को ही लिया जा रहा था। और वैसे ही जो प्रांतीय थी उनकी जो अथॉरिटी थी वो थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, यानी प्रांतीय सरकार के पास थी। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ। और जो इंपेरियल सर्विसेज थी यानी शाही सर्विसेज थी उनको दो भागों में बांटा गया। एक था ऑल इंडिया सर्विसेज और दूसरा था सेंट्रल सर्विसेज। और इसी एक्ट के अंदर बोला गया कि जल्द से जल्द एक संगठन बनाया जाए जो इंडिया में क्या कर सके, जो सिविल सर्विसेज है उसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सके। और जो केंद्रीय सेवाओं का संबंध केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण वाले मामले में था, जिसमें केंद्रीय सचिवालय और रेलवे सेवाएं, भारतीय डाक और टेलीग्राफ ऐसी कुछ सेवाएं थीं। और कुछ में हम सचिव को नियुक्त भी करते थे, लेकिन अधिकांश मामलों में उनके सदस्यों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त और नियंत्रण किया जाता था। अब जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसमें बोला गया था कि एक ऐसी मशीनरी बनाई जाए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो यहाँ पे क्या हो, एग्ज़ाम ले। लेकिन बहुत सालों तक, 3-4 सालों तक क्या हुआ कि पत्राचार होते गए, लेकिन फिर भी क्या हुआ, कोई निर्णय नहीं निकला। इसीलिए ली कमीशन बनाया गया जिसे रॉयल कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है, भेजा गया था। इस कमीशन को काम दिया गया था कि इसके ऊपर एक रिपोर्ट पेश करें। तो उन्होंने क्या किया कि 1924 यानी 5 सालों बाद 1924 में अपनी रिपोर्ट पेश की। और भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा परिकल्पित जो स्टेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन था उसको जल्द से जल्द स्थापित करने की बात की इस सर्विस में, जबकि 5 साल पहले ही हो चुके थे। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 96C के अंदर प्रावधानों और 2024 में जो ली आयोग द्वारा बोला गया कि लोक सेवा आयोग को शीघ्र से स्थापित किया जाए। इन चीज़ों को देखते हुए 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा भारत में पहली बार आयोग के रूप में स्थापित हो गई। इसके अंदर एक अध्यक्ष थे और 4 सदस्य थे, यानी हम बोल सकते हैं कि यूपीएससी एक तरह से इस्टेब्लिश हो चुकी थी, जिसके अंदर एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। लोक सेवा आयोग के कार्य को भारत सरकार अधिनियम 1919 में निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन लोक सेवा आयोग कार्य नियम 1926 द्वारा रेगुलेट किया गया था, जिसे धारा 96C की उपधारा 2 के अंदर डाला गया था। और किसके अंदर था वो, भारत सरकार अधिनियम 1919 की ये धारा थी 96C। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की बात की गई थी बनाने की। इसीलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1937 को इसके लागू होने के साथ लोक सेवा आयोग संघीय लोक सेवा आयोग यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अब बन गई। पहले क्या बनी थी, वो लोक सेवा आयोग थी, लेकिन अब बन गई फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान बन के तैयार हो गया,
तो जो संघीय लोक सेवा आयोग थी उसे फिर से क्या बना दिया गया, उसका नाम चेंज करके उसे बोल दिया गया संघ लोक सेवा आयोग, यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस प्रकार से सिविल सर्विसेज की एक यात्रा पूरी तय हो गई। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।